तो अब तक आपने देखा कि कैसे दरोगा बाबू आसिफ की बात ना मानकर वहां उस पिशाचनी के पास पहुंच चुका है, जो कि आसिफ भली भांति उस चीज को जानता था कि उसके साथ अनहोनी होने वाली है, लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर अनभिज्ञ था और वो वहां जाकर खड़ा हो गया और उससे मजे लेने के चक्कर में उससे गर्दन में बांसुरी घुसवा ली। अब आगे क्या होगा चलिए देखते हैं। तभी पिशाचनी कहती, देर आए दुरुस्त आए दरोगा बाबू, और वो एकदम हंसी की मिजाज में बोलती है और एकदम जैसे पिशाचनी वाली हंसी हंसकर उसको जीप के बोनट पे लिटा और बांसुरी में भरे हुए खून को वो अपने होठों से पी रही, लबों से उसको चाख रही है, जिस तरह से एक इंसान मान लो उसका रक्त का खून का प्यासा हो और वो उसको पूरी तरह से पीती चले। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं, सभी के एकदम हाथ पैर फूल जाते हैं और हम देखते हैं कि सबके माथे पर सन्नाटा, सबके होठ जैसे सुन्न हो चुके हों और सबके चेहरों से हवाइयां उड़ चुकी हैं। तभी हम देखते हैं बाहर मौत खड़ी है, भूल कर भी घर से बाहर कदम मत रखना कोई। आसिफ ये सब जानता था। पीछे से एक दरोगा का सिपाही बोलता है, लेकिन दक्ष साहब तो वह टपक चुका है, तो मैं भी चुल्ल है तो जा। इतने में देखते हैं कि आसिफ कहता है कि अब कान खोलकर मेरी बात सुनो, घर की दहलीज लांघने का कोई भी सोच कर भी मत देखना। इस वक्त हीरोगिरी का अंजाम केवल मौत है। उसने जब तुम्हारे 6 फुट के सांड जैसे साहब को मसल दिया तो तुम सब अपनी औकात जानते ही हो, और यकीन मानो गोलीबारी इनका घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकती। मैंने इन्हें पूरी की पूरी हथियार बंद बीएसएफ पलटन को निगलते हुए देखा। तभी हम देखते हैं कि आसिफ घर के मेन गेट को बंद कर देता है, ऊपर से चटकनी लगा देता है, बोलता रहता है कि घर के अंदर रहना ही समझदारी है। इसके जैसे मायावी जीव भी कुछ नियमों से बंधे हैं, जैसे कि अगर तुम खुद उन्हें न्योता ना दो तो ये तुम्हारे घर में नहीं घुस सकते। किसी मौत आई है तो उन्हें अंदर बुलाएगा। अपने शिकारों को राजी करवाने की कला में माहिर हैं ये। तभी राधा बोलती है और आसिफ के कंधे पर हाथ रखती है, उससे बोलती है, यही हत्यारिन है मेरे पति की। तभी वो बोलता है, नहीं, वो इन हैवानों की महारानी थी। आपके पति ने बड़ी जाबाजी से उनका मुकाबला किया और उसे मार गिराया। ये पता नहीं कैसे बच गई निकली और इसके प्रतिशोध की आग इसे यहाँ तक ले आई। तभी दुर्गा कहती है, हाँ, प्रतिशोध की आग मेरे सीने में उससे ज्यादा धधक रही है। उससे भिड़ने की सोचना भी मत राधा, ये अच्छा नहीं हो। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो पिशाचनी पूरी तरह से उसके खून को चाटने की पूरा मजा ले रही है और हम देखते हैं कि वो इस तरीके से खोई हुई है जैसे उसको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसकी वो वर्षों से तलब। ये खून उसी तरीके से पीते हैं जो किसी के लिए बहुत ही फेवरेट फूड होता है या खाना। बाहर आओ, हमें यूं ना तड़पाओ। अजी घंटा, हम क्यों आएंगे बाहर? आसिफ बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति है। वो जानता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि वो इन्हीं चीजों में अपने आप की जिंदगी गुजार दी है उसने। तभी पिशाचनी बाहर खड़ी हुई है और अंदर से उन लोगों को बाहर बुलाने की पूरी जद्दोजहद में लगी हुई, लेकिन अंदर से आसिफ बोलता है, तू बिना इन्वेस्टिगेशन कार्ड के अंदर नहीं आ सकती, ये पता है मुझे, और तू यहाँ तक तो जैसे तैसे जुगाड़ लगा कर आ गई, लेकिन यह तेरा लक्ष्मण रेखा है। अब सूरज उगने तक बाहर रह और धूप में जलकर मर जा। ये होगा हमारा प्लानिंग, समझ में आया तेरे को? तभी पिशाचनी थोड़ा सा सोचती, उफ, ये बेरुखी तो मेरी जान ही ले लेगी। उस धमाके के झुलसने के एक पूरे दिन बाद मैं अपने असली रूप में आई हूँ, वो भी कीड़े मकोड़े का घिनौना रूप लेकर और पीकर। पर आज रात इस तंदुरुस्त पुलिस वाले का खून पीकर जान में जान आई है और मैं ये ताकत तुम जैसे टुच्चों पर जाया नहीं करने वाली। तभी हम देखते हैं पीछे उसकी टोली खड़ी और पीछे जय भी है पुलिस की वर्दी में और बोलती है, इसलिए पेश है मेरी सेना, मेरे इशारे पर हर एक काम करने वाले मेरे नौकर। और मजे की बात बताऊं, ये तनख्वाह भी नहीं लेते, क्योंकि लाशों के लिए पैसे भी लाश जैसे। तभी हम आगे देखते हैं कि वो जो भी कंकाल थे या उसके लिए काम करने वाले आदि मानव टाइप का दिखने वाले लोग, पिशाच, भूत, वो सब लोग
उस दरवाजे की ओर बढ़ रहे और बोलती है, और ये कुंडी नहीं खटकाते, सीधा अंदर जाते हैं। हाँ, ध्यान रखना, यानी सीधा आक्रमण बिना नियंत्रण के। तभी हम देखते हैं कि वो बोलता है, ज़ॉम्बीज़, अबे चल क्या रहा है ये? पहले वैम्पायर्स का कहर और अब ये ज़ॉम्बीज़ का प्रकोप। अबे तभी दुर्गा कहती है, अब ये क्या ज़ॉम्बीज़ क्या है ये? अरे किस गुफा में रहती हो दुर्गा? ज़ॉम्बी एक महामारी है जो लाशों को जिंदा कर कर और उसके अंदर लाशों का एक और मकसद होता है, दुनिया के हर इंसान को मारकर उन्हें भी घिनौना ज़ॉम्बी बना देना। ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक धरती का हर एक जीव जिंदा लाश बनकर यानी ज़ॉम्बी बन ना जाए। हॉलीवुड का नाम सुना है कभी? वहाँ फिल्में नहीं देखी तुमने? अरे यार। तभी हम देखते हैं कि बाहर चुड़ैल कह लो या पिशाचनी कह लो, वो कुछ कहती है, कसम शैतान की तेरी जानकारी का दाद देनी होगी आसिफ, यही नाम है ना तेरा? उस होटल के बाहर तुम प्रेमियों की जासूसी करते वक्त नाम पता चला। खैर, ये तेरे हॉलीवुड वाले ज़ॉम्बीज़ नहीं हैं, ये नरभक्षी हैं जिन्हें हम बेताल बुलाते हैं। ये जीव हमारे द्वारा किए गए कत्लेआम की सफाई करने के लिए बने हैं। ये सब चट कर जाते हैं, ये विलुप्त भी हो गए हैं, लेकिन महारानी भैरवी ने इन्हें पुनर्जीवित किया। महारानी को शरीर से ज्यादा रूह की भूख थी, तो जिन शरीरों से आत्माएं उन्होंने खोजी वो शरीर यही बन गए और पालतू कुत्तों की तरह हमारा पीछा करते रहे। हम पिशाच इंसानों का खून पीते और ये बेताल उनका हाड़ मांस हजम करते हैं। समझ आया? गंगाराम याद है? वही हवलदार जिसने दरोगा भैरव सिंह को धोखा देकर अपनी रूह महारानी को हवाले कर दी। ज्यादा बकैती मुझे उबाऊ लगती है। अब मुझे नींद आ रही है। सुनो गुलामों, सबको मार कर निकल जाओ, लेकिन उस बच्ची को छूना भी मत, मुझे वो जिंदा चाहिए। तभी हम देखते हैं अंदर काफी डरावना माहौल बन चुका है। राधा आसिफ से कहती है, वो गुड्डी से क्या चाहती है? पता नहीं आसिफ, हम यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि जो पिशाच के गुलाम थे यानी बेताल, वे सब गेट पर धाड़ 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 लगे पड़े हैं और उसके बाद अंदर टेंशन्स का माहौल है। जो हवलदार थे उन्होंने अपनी बंदूक तान ली और जिसके पास डंडा था उसने डंडा थाम लिया। तभी हम देखते हैं वो बोलता है, मैडम, हम इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, आप पीछे के दरवाजे से निकल जाइए। तभी आसिफ कहता है, चलो निकलते हैं राधा, कोई और चारा नहीं है, हमें रिस्क लेना ही होगा। अगर जीप तक पहुंच गए तो भाग सकते हैं, नहीं वो हमारा इंतजार कर रही होगी, अब नहीं जा सकते। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से कुंडी धड़ाक से टूट जाती है और उसके बाद राधा कहती है, आओ। गुड्डी बोलती है, मम्मा दरवाजा कौन पीट रहा है? मम्मा कौन? मम्मा कौन पीट रहा है? कहानी का ये एक ऐसा मोड़ है जहाँ बच्चे को कुछ नहीं पता। बच्चे को तो ये तक नहीं पता कि उसके पिता कहाँ, और राधा वो इस गम में है कि आखिरकार उसके पति के साथ हुआ क्या। ये सब एकदम अचानक हुआ कि इन सब लोगों के दिमाग में और जहन में बेताल और इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का वक्त भी नहीं मिला। अब वक्त है इन लोगों के यहाँ से निकल जाने का, क्योंकि बेताल यहाँ पर एंट्री कर ही चुके हैं और उन्होंने गेट तोड़ ही दिया है। तभी हम देखते हैं कि जैसे गेट गिर रहा है और दूसरी तरफ ये तीनों लोग भी यहाँ से निकलते हुए नजर आते हैं और हम देखते हैं कि पीछे के गेट से वो सब लोग यानी तीनों लोग चले जाते हैं और वो छोटी सी बच्ची गुड्डी भी उनके साथ चली जाती है। लेकिन यहाँ पर हवलदारों का क्या होगा, कैसे होगा, अब हम देखते हैं आगे। कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताइएगा। हमारा ये प्रेजेंट करने का अंदाज आपको कैसा लगा यह भी कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और तरीके से आपको प्रेजेंट किया जाए तो वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। हमें आशा रहेगी, हमें उम्मीद भी है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और आपके कमेंट की इच्छा करते हुए मैं आगे विदा लेना चाहूँगा। आने वाले समय में ऐसी और आगे बढ़ते चलेंगे और इस कहानी के अंजाम तक पहुँचे।